MH370 एक ऐसी क्रैश इन्वेस्टिगेशन जो अभी तक अनफोल्ड नहीं हो पाई है। 8 मार्च 2014 12:42 पे सुबह का टाइम फ्लाइट MH370 कोलालमपुर से बीजिंग जा रही थी। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स 2027 थे, 10 क्रू मेंबर और 2 पायलट। उस मिलिट्री रडार के मुताबिक 2:22 पे इस एयरक्राफ्ट ने यू टर्न लिया था और ये यू टर्न सरप्राइजिंगली डेलिबरेटली ही हो सकता है, ये ऑटो पायलट भी नहीं हो सकता। अब वो कैलकुलेशन करते करते इन्होंने मज़ीद कैलकुलेशन की फ्यूल और स्पीड को नज़र रखते हुए कि ये कितने फ्यूल में कितनी डिस्टेंस कवर कर सकता था और इसकी स्पीड कितनी थी। आई थिंक इज़ अ कंक्लूसिव एविडेंस कि जो रिचर्ड साहब कह रहे हैं हमें वो फॉलो करना चाहिए और हमें जहाज़ वहीं पर मिल जाएगा अगर हम सर्च ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द प्लान करें। MH370 एक ऐसी क्रैश इन्वेस्टिगेशन जो अभी तक अनफोल्ड नहीं हो पाई है, जो अभी तक दरियाफ्त नहीं कर पाए हैं कि ये जहाज़ आखिर है कहाँ पे। 2014 में ये जहाज़ क्रैश हुआ और 2022 तक की इन्वेस्टिगेशन अभी तक क्या इसमें अपडेट्स हैं, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। 8 मार्च 2014 12:42 पे सुबह का टाइम फ्लाइट MH370 कोलालमपुर से बीजिंग जा रही थी। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स 2027 थे, 10 क्रू मेंबर और 2 पायलट। एक सीनियर पायलट थे जो कि 53 ईयर्स ओल्ड पायलट थे, उनका नाम था कैप्टन ज़हारे अहमद शाह। 27 ईयर ओल्ड के सेकंड पायलट थे जो कि एक ट्रेनी पायलट थे और इस फ्लाइट के बाद उनको एक सर्टिफाइड पायलट का लाइसेंस मिलना था और उन्होंने भी कंप्लीट पायलट बन जाना था, बट ऐसा हुआ नहीं। आए हम देखते हैं कि ये थोड़ा सा ट्रैजेक्टरी इसकी देखते हैं कि एयरक्राफ्ट की किस तरह शुरू हुई। 20 मिनट तक ये बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन पे जा रहा है। आखिर ऐसा हुआ क्या 20 मिनट के बाद, अब हम आज ही फोल्ड करेंगे। 1:08 पे ये मलेशियन कोस्ट लाइन को क्रॉस करता है और ये टुवर्ड्स बीजिंग जा रहा है, बट अब ये टुवर्ड्स वियतनाम जा रहा था। प्लेन 35,000 की बुलंदी पे जा चुका हुआ है और जब आप 35,000 की बुलंदी में होते हैं इट्स ऑलवेज मतलब एक नॉर्मल कंडीशन आ चुकी होती है। 11 मिनट के बाद जब 1:19 हो चुके हुए थे तो ये एयरक्राफ्ट हो चिन मिन में एंटर हो चुका हुआ था जो कि वियतनाम की एयर स्पेस के अंडर आता है। और यहाँ पे आए हम सुनते हैं इनके आखिरी अल्फाज क्या थे। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. Welcome to the Gulf News Update for Thursday, March the 3rd. Here are the top stories at this hour. A hunk of suspected aircraft wreckage found off the East African coast will be sent to Australia, where experts will examine whether it is a new piece in the puzzle of missing flight MH370. New tracking technology may have finally solved the mystery of missing flight MH370. British aerospace engineer Richard Godfrey has spent the last 9 months using technology known as weak signal propaganda. इन आखिरी अल्फाज के बाद अब आता है सेकंड फेज। हुआ ये कि 1:21 पे आफ्टर 30 सेकेंड्स ये एयरक्राफ्ट एकदम से गायब हो जाता है और वियतनाम जो एयर स्पेस है इसको बार बार कनेक्ट करने की कोशिश करती है, बट ऐसा हो नहीं पाता। फिर वियतनाम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को रब्ता करते हैं कि जी हमें ये नहीं मिल पा रहा। एंड नॉर्मली एक डिपार्टमेंट होता है कोलालमपुर एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेट सेंटर, जिसको विद इन 1 आवर पता चल जाना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली 4 घंटे बाद उनको रिपोर्ट दी गई कि एयरक्राफ्ट गुम हो चुका हुआ है। 6:32 जब बीजिंग में एयरक्राफ्ट लैंड हो जाना चाहिए था उस वक्त सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। अब सर्च ऑपरेशन इतना एक्सटेंसिव था कि सबसे पहला जो सर्च ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया वो किया साउथ चाइना में, जो सी है उस एरिया में इन बिटवीन साउथ चाइना, वहाँ पे उन्होंने किया वो 34 शिप्स 28 एयरक्राफ्ट और ये 7 डिफरेंट मुल्क इमर्ज हुए इस एयरक्राफ्ट को ढूंढने के लिए। आप इमेजिन करेंगे इतनी बड़ी मिस्ट्री है। 4 दिन बाद 12 मार्च 2014 में प्लेन ये नज़र आया कि जो सिविलियन रडार से गायब हो चुका हुआ था मगर मिलिट्री रडार के अंडर आया था और उस मिलिट्री रडार के मुताबिक 2:22 पे इस एयरक्राफ्ट ने यू टर्न लिया था और ये यू टर्न सरप्राइजिंगली डेलिबरेटली ही हो सकता है, ये ऑटो पायलट भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे एक मिस्ट्री आएगी जो हम बाद में सॉल्व करेंगे। यू टर्न लिया गया जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अंडमान निकोबार आइलैंड, अगर मैंने नाम गलत ले लिया है अपोलोजाइज,
और कुछ दिन बाद एविडेंस कलेक्ट होता है थ्रू द सैटेलाइट। अच्छा, होता क्या है, जब एयरक्राफ्ट ट्रैवल कर रहा होता है, ये आपका मोबाइल है, आप अपना मोबाइल लेके जाते हैं किसी भी घर में या अपने घर में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वाईफाई कनेक्ट हो जाता है। इसी तरह वो एयरक्राफ्ट जब ट्रैवल कर रहा था तो उसको सैटेलाइट के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा था, बट कनेक्ट हो नहीं पा रहा था, बट एटलीस्ट सिग्नल पहुंच रहे थे, डाटा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था। अब जो सैटेलाइट इंजीनियर्स थे उन्होंने ये दरियाफ्त किया कि हम देखते हैं, क्योंकि देखें ये मैं आपको एक ट्रैजेक्टरी दिखाता हूँ, ये प्लेन गुजर रहा है, ये सैटेलाइट है। अब प्लेन गुजर रहा है तो सैटेलाइट का एंटीना मूव हुआ, अब ये जो एंटीने ने ये मूव किया, इसके दरमियान एक एंगल आया, अभी आपकी स्क्रीन में भी वो एंगल दिखा रहा हूँ। उस फॉर्मूले के थ्रू इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि शायद एयरक्राफ्ट इस किसी आर्क में हो सकता है। सरप्राइजिंग, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ कि एयरक्राफ्ट ने 7 दफा उस सैटेलाइट से कोशिश की राब्ता करने की या कनेक्ट करने की। तो इन्होंने क्या किया कि उसकी 7 डिफरेंट आर्क्स बनाई, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉसिबल जो नजर इनको आई है कि जो आखिरी आर्क थी, 7th आर्क, दैट्स द बेस्ट पॉसिबल, क्योंकि वो लेटेस्ट पोजीशन थी जहां पे एयरक्राफ्ट नजर आया हो सकता था, वो आखिरी सिग्नल हिट हुआ था। अब वो कैलकुलेशन करते करते इन्होंने मजीद कैलकुलेशन की फ्यूल और स्पीड को नजर रखते हुए कि ये कितने फ्यूल में कितनी डिस्टेंस कवर कर सकता था और इसकी स्पीड कितनी थी। उसके मुताबिक 7th आर्क में ये कहा जा रहा था कि शायद वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अब ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2000 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया से ये शायद एयरक्राफ्ट वहां पे मौजूद हो सकता है। अभी भी कंफर्मेशन नहीं मिली है। 2014 में अनफॉर्चुनेटली इनको नहीं मिला कुछ और ये सर्च ऑपरेशन अबैंडन हुआ, बट येट अगेन इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू की गई और अब दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव, सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन हुआ जिसपे 160 मिलियन US$ का खर्चा आया और ये 3 साल तक इन्होंने सर्च किया और 2015 में जाके, अच्छा इसके बाद भी इनको कोई क्लू नहीं मिला, बट 2015 में इनको एक डेब्री मिलता है राइट विंग का फ्लैपरॉन, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एंड दैट्स वेयर उनको एकदम से उम्मीद जागी कि शायद दोबारा हमें ये एयरक्राफ्ट मिल सकता है। फिर 2018 में येट अगेन एक ओशन इन्फिनिटी नाम की कंपनी थी, अमेरिका से है, उन्होंने कहा कि हम ये सर्च फ्री करेंगे, अगर हमें कुछ नहीं मिलता तो हम ये फ्री कर रहे हैं, अगर मिल जाएगा तो हम मलेशियन एयरलाइन या मलेशिया से की गवर्नमेंट को चार्ज करेंगे। तो इन्होंने कहा कि नो फाइंड नो फी, एंड दे हैड द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी, येट स्टिल इनको भी नहीं मिला। अब आप सोचें कि मिस्ट्री कंटिन्यू होती जा रही है, अभी तक जहाज का कुछ पता नहीं चल रहा, बट एक फ्लैपरॉन मिल चुका है। फिर तीसरी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, इसको भी खत्म किया उन्होंने आफ्टर मंथ्स, और फिर तीसरी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है जो कि मलेशियन पुलिस ने कंडक्ट की। मलेशियन पुलिस की उन्होंने डिफरेंट थ्योरीज निकाली। अब हम पहली थ्योरी को देखते हैं। पहली थ्योरी ये थी कि शायद प्लेन में कोई इलेक्ट्रिकल फेलियर हो सकता है जिसकी वजह से आग लग गई होगी, या किसी ने डेलिबरेटली किया हो सकता है, या शायद कैप्टन ने खुद किया हो सकता है, या ये हाईजैक हो सकता है। यहां से ना एक पुलिस ने उन जितने भी पैसेंजर्स, पायलट, क्रू मेंबर, उनके बारे में उनका बैकग्राउंड निकालने की कोशिश की, और एट द एंड ऑफ द डे इन्होंने पहले कैप्टन पे इल्जाम लगाया। उसकी वजह ये कि उसको बोला कि ये मेंटली अनस्टेबल था, और 2-3 और इल्जाम लगाया। उस इल्जाम की वजह क्या थी ये मैं आपको बताता हूँ। आज से कुछ दिन पहले, अच्छा हर पायलट के घर पे ये सिमुलेटर होते हैं, आज से कुछ दिन पहले पायलट ने ये सिमुलेटर के ऊपर सेम टू सेम फ्लाइट पाथ को फॉलो किया जो भी इस फ्लाइट में आ रहा था। उसके बाद जो जैसे मैंने आपको बताया है कि यू टर्न एयरप्लेन खुद नहीं ले सकता, जब तक वैसा यू टर्न पायलट ही ले सकता है। ऑटो पायलट पे ऐसा काम नहीं पॉसिबल है जो 180 डिग्री एकदम से हुआ है। फिर दूसरी चीज नजर ये आई कि ये थाईलैंड और मलेशिया के दरमियान से गुजर रहा था, बॉर्डर से, जहां पे ऐसा लग रहा था कि ये ना थाईलैंड की एयर स्पेस पे आना चाह रहा है ना मलेशिया की एयर स्पेस पे आना चाह रहा है। दैट्स व्हाट गॉट शेकी, बट स्टिल इस एलिगेशन को भी कोर्ट ने रिजेक्ट किया कि कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि हम पायलट को एज अ टेररिस्ट कह दें, क्योंकि ना पायलट का इकोनॉमिकल कोई इशू था, ना उसका मेंटल कोई इशू नजर आया, कोई डॉक्टर हिस्ट्री, कोई मेंटल हिस्ट्री, कुछ ऐसी ही चीज, या उसकी फैमिली से कुछ समझ आई हो, फैमिली भी अच्छी खासी थी।
सो एवरीथिंग वाज बैलेंस। तो कोर्ट ने कहा कि ये नल एंड वॉइड करें, ये सिर्फ अजम्पशंस हैं, हम इस पे नहीं चल सकते हैं। फिर मलेशियन पुलिस ने दूसरी थ्योरी पे काम करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने कहा कि शायद पैसेंजर्स ने हैक किया होगा, और यहाँ पे 2 पैसेंजर्स निकल आए जो कि फेक पासपोर्ट के साथ ट्रैवल कर रहे थे। अब एक पैसेंजर, अच्छा दोनों ईरानियन नेशनल थे, एक ने इटालियन पासपोर्ट चोरी किया हुआ था, एक ने ऑस्ट्रियन पासपोर्ट चोरी किया हुआ था, और इनका प्लान ये था कि ये यूरोप में जाके सेटल डाउन होना चाह रहे हैं। वहाँ पे इनकी मदर भी थी। येट अगेन कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला कि हम इनको भी टेररिस्ट कह सकें, बिकॉज ये भी सिर्फ सेटलमेंट की नीयत से जा रहे थे, बेशक इन्होंने पासपोर्ट ज़रूर चोरी किए थे। फिर आती है तीसरी थ्योरी कि मे बी एयरक्राफ्ट में सारे बेहोश हो गए होंगे। अब इस थ्योरी पे इन्होंने काम किया, और ये 95% चांसेस हैं कि यही हुआ होगा। उसकी वजह क्या है कि पैसेंजर्स एंड पायलट मे हैव गॉन अनकॉन्शियस, और पायलट को शायद नज़र आया होगा, जैसे ये ट्रैवल कर रहा होगा उसको नज़र आया कि कोई आग लग गई है, उसने अपनी तरफ से यू टर्न लेने की कोशिश की होगी, बट ऑक्सीजन की कमी की वजह से शायद वो सारे बेहोश हो गए थे, तब तक यू टर्न हो चुका था, और उसके बाद प्लेन ऑटो पायलट पे खुद ही जाता गया। जैसे फ्यूल ख़त्म हुआ, प्लेन नीचे आया और वो क्रैश हो गया। तो ये पॉसिबिलिटी नज़र आई हमारे पास। अब आपको मैंने ये सम अप थ्योरी करके बताई है। हाउएवर आज 2022 में एक थ्योरी और निकली है जो कि रिचर्ड ने निकाली है, रिचर्ड गॉडफ्रे ने। वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने ये मिस्ट्री सॉल्व कर दी है। कैसे की है? अकॉर्डिंग टू हिज रेडियो वेव टेक्नोलॉजी। अच्छा, इस टेक्नोलॉजी को समझाना काफ़ी मुश्किल है, मैं बहुत ही ब्रीफली आपको ये चीज़ें समझाऊंगा। इन्होंने डाटा कंबाइन किया है ब्रिटिश सैटेलाइट से एंड बाय रेडियो वेव टेक्नोलॉजी। मैं आपकी स्क्रीन पे अभी एक चला रहा हूँ कि WSPR, इन्होंने रेडियो, आप देखें जैसे अभी स्क्रीन पे आपके रेडियो के सिग्नल जाते हैं तो वो एटमॉस्फेयर से वापस आते हैं। जब वो एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आते हैं तो उसके दरमियान अगर कोई प्लेन जा रहा होता है तो वो वीक लिंक या फिर कुछ डिस्टॉर्शन पैदा करते हैं। इन्होंने उस ट्रेजेक्टरी से फ्लाइट की कैलकुलेशन की, और इनके कैलकुलेशन के हिसाब से ये एयरक्राफ्ट उसी 7th आर्क में ही है जो हमने पहले बात की है, वो जो 7वीं दायरे में आप समझ लें। बट उस 7वें दायरे को इन्होंने 40 नॉटिकल माइल्स रेडियस को श्रूट कर दिया, कम कर दिए कि आप इधर देखें आपको इधर ही मिलेगा। और सरप्राइजिंगली बात यह है कि यहाँ पे पहले रिसर्च हो चुकी हुई है, बट उसने कहा कि ये समंदर 4 किलोमीटर डीप है और नीचे वॉल्केनोस भी आते हैं, तो आप मजीद डीप जाएं आपको यहीं पे मिलेगा। हाउएवर उसका दावा यह है कि 1 साल के अंदर अंदर अगर यहाँ पे सर्च करें तो ये एयरक्राफ्ट हमें मिल सकता है। इसकी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए एक और थ्योरी निकली थी, ड्रिफ्ट एनालिसिस, जो कि कंडक्ट किया गया था। ड्रिफ्ट एनालिसिस क्या होता है कि जहाँ पे एयरक्राफ्ट गिरा हो सकता है, ऑब्वियसली बात है कि ड्रिफ्ट एनालिसिस की वजह से पार्ट्स डिस्पर्स हुए होंगे। एंड इस थ्योरी के बाद जो रिचर्ड ने कहा है, ये वाली थ्योरी भी सच होती है, क्योंकि 27 जहाज के पार्ट्स मिले हैं। अगर आप वहाँ से सर्च करना शुरू करते हैं, 27 मिल चुके हैं आज की डेट पे, और ये मिले हैं मेडागास्कर में, उसके आसपास के आइलैंड पे मिले हैं, विच आई थिंक इज़ अ कंक्लूसिव एविडेंस कि जो रिचर्ड साहब कह रहे हैं हमें वो फॉलो करना चाहिए, और हमें जहाज़ वहीं पर मिल जाएगा अगर हम सर्च ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द प्लान करें। यह स्टिल ये एक मिस्ट्री है जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।